हेलो एवरीवन। स्टूडेंट, आज हम लोग जो यूपी पीएससी द्वारा पूछे गए पीवाईक्यूज हैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और दो नए टॉपिक को आज हम लोगों ने पिक किया है। जो आज के टॉपिक हैं वो बेसिकली आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी के यूनिट से लिए गए हैं। ओके, तो आज से हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें पहला टॉपिक हम लोगों ने चूज किया आज स्केलेटल एंड मसल सिस्टम, सेकंड है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो दोनों से काफ़ी सवाल आने की चांसेस होते हैं। बेसिकली ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा मज़ा भी आएगा। ओके, तो आज के जो टॉपिक है स्केलेटन का, उसका पहला सवाल हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, जो पीवाईक्यूज में पूछा गया है। पहला सवाल ये पूछा है कि द परसेंटेज ऑफ वाटर इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज अराउंड, यानी कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि जो एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी, एक वयस्क जो ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें वाटर की कितने परसेंटेज यानी कितनी परसेंटेज वैल्यू होती है। ओके, तो अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो किसी भी ह्यूमन बॉडी की बात कर लें अगर हम, तो अलग अलग फेज में यानी अलग अलग एज में अगर देखा जाए तो अलग अलग परसेंटेज की वैल्यू होती है। ओके, तो अगर इन्फेंट की कंडीशन में देखा जाए, यानी नवजात शिशु जब होता है, इन्फेंट में अगर देखा जाए, तो इन्फेंट की कंडीशन में आपके लगभग 75 टू 78% वाटर होता है। ओके, कितना? 75 टू 78%। ओके, ये इन्फेंट की बात हो गई। अगर 1 साल से 2 साल तक के बच्चों को, यानी 1 to 2 years के चाइल्ड को देखा जाए, तो आप कह सकते हैं ये 65 टू 70% के आसपास इसकी वैल्यू होती है वाटर की। ओके, अगर यही एडल्ट ह्यूमन बॉडी की बात किया जाए, एडल्ट ह्यूमन बॉडी, तो ये लगभग इसकी वैल्यू आपको देखने को मिलेगी 55 टू 65%। ओके, ये वैल्यू यहाँ पे सवाल में पूछा हुआ है कि किसी भी एडल्ट ह्यूमन बॉडी की जो वैल्यू होती है, यानी मास के बेस पे देखा जाए, तो जो परसेंटेज ऑफ वाटर है वो कितना होगा। तो आप यहाँ पे यहाँ से गेस कर सकते हैं। 10% तो होगा नहीं, काफ़ी कम हो गया ये। 30% भी काफ़ी कम नज़र आ रहा है। 75% एंड 65% दिख रहा है। तो 75% रफली जो होता है वो स्टूडेंट, वो इन्फेंट के केस में, यानी नवजात जो शिशु होते हैं उनके केस में ये देखने को मिलेगा। तो बचा एक ऑप्शन 65%, यही आपका एडल्ट की कंडीशन में परसेंटेज ऑफ वाटर देखने को मिलता है। 60, ये 55% से लेके 65% की रेंज में ये वेरी करता है। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। ओके, तो पहले सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 65%। ओके, अगला सवाल है स्टूडेंट, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे फिर ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड पूछ लिया है। अगर देखा जाए कि इसमें सबसे ज़्यादा, अगर ह्यूमन बॉडी में देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट आपका पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, मैक्स मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट की अगर बात किया जाए, तो वो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगर ओवरऑल देखा जाए ह्यूमन के बॉडी के मास के बेस पे, मैं वेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मास के बेसिस पे अगर देखा जाए पूरे ह्यूमन बॉडी का, तो 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो ओवरऑल 99% ह्यूमन बॉडी की मास कैरी करते हैं। ओके, तो पहला हो गया आपका ऑक्सीजन, दूसरा हो गया आपका कार्बन, तीसरा हो गया आपका हाइड्रोजन, चौथा हो गया आपका नाइट्रोजन, पांचवा हो गया कैल्शियम एंड छठा हो गया आपका फास्फोरस। इन 6 एलिमेंट के द्वारा ह्यूमन बॉडी लगभग 99% बनी होती है। ओके, यानी मेरे कहने का मतलब, जो ह्यूमन की बॉडी होती है उसमें अगर एलिमेंट की बात किया जाए, तो यही 6 एलिमेंट ऐसे हैं जिससे ह्यूमन की बॉडी लगभग 99% बनी होती है। तो इस सवाल का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। ओके, अगला सवाल है स्टूडेंट, द नंबर ऑफ बोन्स, द नंबर ऑफ बोन्स की बात कर रहा है इन एन एडल्ट बॉडी। ओके, यहाँ पे फिर एडल्ट ह्यूमन बॉडी बात कर रहा है। किसी भी एडल्ट ह्यूमन बॉडी में अगर देखा जाए, यानी आप यूँ कह लीजिए पहले कि ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें, ह्यूमन बॉडी दो फेज में डिवाइड कर सकते हैं आप। एक बचपना यानी चाइल्डहुड,
के केस में और एक आपका एडल्ट के केस में। अगर चाइल्डहुड की बात किया जाए तो ये स्टूडेंट लगभग अबाउट 300 यानी 300 बोन्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, ये चाइल्डहुड की बात कर रहा हूँ, बचपने की बात कर रहा हूँ। ओके, इसमें से कुछ बोन्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो आगे चल करके आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ओके, जब ये फ्यूज हो जाते हैं तो ये नंबर ऑफ बोन्स होता है ये घट जाता है। तो आप एडल्ट के केस में लगभग 206 बोन्स देखेंगे। बचपने में आप 300 बोन्स देखेंगे, उसमें से जब वो कोई भी इंसान धीरे धीरे उसकी एज बढ़ती है तो ये बोन्स आपस में फ्यूज होते जाते हैं। तो एडल्ट के केस में ये जाके लगभग 206 बोन्स देखने को मिलते हैं। अगर ह्यूमन बॉडी के स्केलेटल सिस्टम को डिवाइड किया जाए तो ये मेनली दो सिस्टम में डिवाइड किया जा सकता है। पहला आपका एक्सियल एक्सियल स्केलेटल हो जाएगा एंड दूसरा आपका होगा अपेंडिकुलर अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल के केस में आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट लगभग ये 80 बोन देखने को मिलता है। अभी हम लोग ये स्केलेटल सिस्टम का टॉपिक कवर करेंगे, वहां पे हम लोग यहाँ पे डिटेल में इस चीज़ को अध्ययन करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं पीवाईक्यूज पे फोकस कर रहा हूँ, तो ये पीवाईक्यूज के बेस पे मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। तो मैं रफली आपको सरफेस के बेस पे बता दे रहा हूँ इस चीज़ को कि एक्सियल स्केलेटन जो होता है यहाँ पे लगभग 80 बोन्स देखने को मिलते हैं, और जो अपेंडिकुलर वाला पार्ट होता है उसमें लगभग 126 बोन्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो 80 प्लस 126 अगर करेंगे तो 206 बोन आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो नंबर ऑफ बोन्स एडल्ट सिस्टम कितना देखने को मिल रहा है? 206। ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? स्मॉलेस्ट बोन के बारे में यहाँ पूछ रहा है, तो वोमर नहीं होगा, स्टेपिस होगा इसका करेक्ट आंसर। ये आपके अगर देखा जाए स्टेपिस, इनकस और मैलियस ये तीनों कान में पाए जाते हैं। स्टेपिस जो होता है ये आदमी के मिडिल ईयर में देखने को मिलता है। कभी कभी पूछ लेता है कि किस वाले भाग में, आउटर, मिडिल या इंटरनल वाले किस में पार्ट में मिलता है ये, तो मिडिल ईयर वाले भाग में ये मिलता है। ओके, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये आपका स्मॉलेस्ट बोन है, स्मॉलेस्ट के साथ साथ ये लाइटेस्ट भी हो जाएगा। ओके, सबसे हल्का बोन भी आपको यही देखने को मिलेगा। अगर अगर आपसे लार्जेस्ट पूछ ले, यहाँ तो स्मॉलेस्ट था, अगर आपसे लार्जेस्ट बोन पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा फीमर। फीमर कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट? ये थाई यानी पैर के ऊपरी वाले पार्ट में पाया जाता है। तो फीमर आपका लॉन्गेस्ट बोन हो गया और स्टेपिस आपका स्मॉलेस्ट बोन हो गया। ये थाई में पाया जाता है, स्टेपिस आपका मिडिल ईयर में पाया जाता है। आई होप इस पॉइंट को आप लोग समझ पा रहे होंगे। ओके, अगला सवाल है स्टूडेंट, ये 2024 के पीसीएस में पूछ रखा है ये, द जॉइंट वेयर द नेक जॉइंस द हेड, यानी कहने का मतलब ये जो गला होता है, जो हेड होता है, गला और हेड जो एक दूसरे को ज्वाइंट करते हैं, उस ज्वाइंट को कहते क्या है या वो किस तरीके का ज्वाइंट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाइवोटल ज्वाइंट। ये थोड़ा फैक्चुअल नेचर का, इसको आप लोग याद कर रखिएगा। तो पाइवोटल ज्वाइंट इसका आंसर हो जाएगा। कुछ और इसके देख लेते हैं, जैसे सैडल जॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो सैडल जॉइंट्स होता है ये प्रेजेंट बिटवीन कार्पल या मेटाकार्पल। अब कार्पल मेटाकार्पल कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट? तो ये आपकी जो अंगुलियां, पंजा, बेसिकली आप कह लीजिए जो पंजा होता है, सपोज कीजिए ये आपकी 5 उंगलियां हो गई। बहुत गंदा डायग्राम बन रखा है यहाँ पे, तो मायने कीजिएगा। ये पंजे का जो ये वाला पार्ट है इसे हम लोग मेटाकार्पल बोलते हैं, और जो ये उंगलियों वाला पार्ट होता है इसे हम लोग कार्पल बोलते हैं। नहीं, माफ कीजिएगा, ये कार्पल हो गया, ये कार्पल है, और ये आपका मेटाकार्पल हो जाएगा। ओके, तो जो ये यहाँ पे ज्वाइंट होते हैं, इस वाले पार्ट है, इसमें सैडल ज्वाइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। सेम इसी तरीके से पैर में भी आपको देखने को मिलेगा, और ये सैडल ज्वाइंट टाइप का कैटेगरी में आता है। ओके, हिंज ज्वाइंट की अगर हम लोग बात करें, हिंज हिंज की अगर हम लोग बात करें तो हिंज बेसिकली जैसे दरवाजे, जब दरवाजा लगता है तो उसमें ये सपोज कीजिए ये दरवाजा हो गया, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट से इसको अटैच कर दिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये दरवाजा एक ही साइड जाएगा, ये चारों तरफ 360 डिग्री रोटेट नहीं कर पाएगा, ये ओनली 180 डिग्री तक ही रोटेट कर पाता है। ओके,
तो ये जनरली ऐसा अगर ह्यूमन बॉडी में देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि ये एल्बो में पाया जा सकता है, किहुनी जिसे हम लोग कहते हैं एल्बो। फिर नी में पाया जाता है, जिसे जो घुटना हम लोग कहते हैं। एल्बो हो गया, एंकल हो गया और नीज हो गया, इसके साथ एक एंकल हो गया। एंकल में भी आपको यही जॉइंट्स देखने को मिलेगा। तो ये तीन जगह आपको बेसिकली ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलेगा, एल्बो में, नीज में एंड एंकल में। किस तरीके का? ये हिंज जॉइंट। ओके, बाल एंड सॉकेट जॉइंट की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो आपकी ये सोल्जर में देखने को मिलेगा। सोल्जर के अलावा आपके हिप जॉइंट्स, यानी जो पैर का जो ऊपरी पार्ट होता है आपका हिप, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये दो जगह आपको देखने को मिलेगा, पहला सोल्जर, दूसरा हिप। बाल एंड सॉकेट जो है ये सोल्जर और हिप जॉइंट, इसका एग्जांपल की कैटेगरी में आ जाएगा। हिंज वाला जो है वो एल्बो, नीज एंड एंकल में आ जाएगा। सैडल जॉइंट्स जो है ये पंजे और जो पैर के नीचे वाला तला वाला पार्ट होता है वहां पे आपको देखने को मिलेगा, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में। लेकिन जब ये नेक जॉइंट्स, नेक और हेड के बीच में जो जॉइंट होता है उसे हम लोग पाइवोटल जॉइंट्स कहते हैं। आई होप इस पॉइंट को आप लोग समझ पाए होंगे। ओके, अगला सवाल है स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट इन ह्यूमन बोन्स। किसी इंसान के बोन्स में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो साल्ट पाया जाता है, यानी जिसकी अमाउंट सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है, वो कौन सा होता है? तो वो आपका हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट। ओके, अगला सवाल है स्टूडेंट, व्हाट इज आर्थ्रोप्लास्टी इन सर्जरी। आर्थ्रोप्लास्टी के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे नाम से ही आप इसको ऑप्शन तक जा सकते हैं, यानी करेक्ट आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। जैसे कि दिया हुआ स्टूडेंट ये आर्थ्रो एंड प्लास्टी, ये दोनों मिलके एक यहाँ पे एक टर्म हो गया है आर्थ्रोप्लास्टी। तो आर्थ्रो मतलब अगर आप देखें तो आर्थ्रो हम किसको बोलते हैं? जनरली बोन्स वाले पार्ट्स को बोलते हैं, कि जहाँ पे जॉइंट्स आपको देखने को मिलता है उसे हम लोग आर्थ्रो बोलते हैं। तो अगर ऑप्शन के थ्रू हम लोग चलें तो पहला ऑप्शन दिया है ओपन हार्ट सर्जरी। यहाँ पे हर्ट की बात कर रहा है, तो हर्ट से कुछ मिलता जुलता ये टर्म दिख नहीं रहा है, तो पहला ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, सेकंड ऑप्शन कह रहा है किडनी। किडनी भी, बोन्स और किडनी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, तो ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो सकता है आराम से। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड और बोन से समझ नहीं आ रहा है कुछ ऐसा कि कोई रिलेशन बन रहा होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, यानी हिप जॉइंट जो होता है, जो हमारे पैर का ऊपरी वाला पार्ट होता है जो ज्वाइन किया जाता है, उससे अगर हिप देखा जाए, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट को ही हम लोग आर्थ्रोप्लास्टी बोलते हैं सर्जरी के केस में। ओके, ये टर्म यूज किया जाता है। तो बहुत ही आसान तो हम नहीं कहेंगे, जिनको नहीं पता है बेसिकली वो थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत में हो, लेकिन अगर ये टर्म आर्थ्रो अगर कोई मतलब पकड़ में आ गया तो आप आसानी से इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हिप जॉइंट्स। ओके, अगला सवाल है स्टूडेंट, द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाई इलास्टिक टिश्यू इज कॉल्ड। यानी इसके कहने का मतलब है कि वो कौन सा टिश्यूज है जिसके द्वारा बोन से अटैच्ड होता है, एक दूसरे से होता है। ओके, तो दो तरीके के ऐसे टिश्यूज पाए जाते हैं। पहले केस में अगर देखा जाए कि बोन अगर बोन से जुड़ रहा है तो किस तरीके का टिश्यू होगा, तो वो आपका लिगामेंट हो जाएगा। ओके, पहले केस में हम कह रहे हैं कि लिगामेंट जो होता है स्टूडेंट, उसके द्वारा बोन से बोन को जोड़ा जाता है। सेकंड केस में अगर देखा जाए तो बोन से बोन के अलावा बोन से मसल को जोड़ा जाता है, बोन टू मसल। तो ये बेसिकली आपका टेंडन के द्वारा जुड़ा होता है। तो एक होता है लेगामेंट इलास्टिक टिश्यू, दूसरा होता है टेंडन टिश्यूज। ओके, तो लेगामेंट से बोन को लेगामेंट जो होता है बोन को बोन से जोड़ता है, लेकिन टेंडन जो होता है बोन को मसल से जोड़ता है। ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, ये कभी भी आ सकता है क्योंकि ये ऑलरेडी पूछ रखा है ये, तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, लेगामेंट। ओके, फाइब्रस टिश्यू से कुछ समझ उतना कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये सब एलिमिनेट हो जाएगा। ये फैक्चुअल नेचर का सवाल है बेसिकली, तो आप यहाँ इसे डायरेक्ट याद करके रखिएगा। बोन से बोन लिगामेंट से जुड़ता है, बोन से मसल जो होता है वो टेंडन जोड़ता है। ओके, अगला सवाल है स्टूडेंट, प्लेग फॉर्म्ड ऑन टीथ आर मेड अप ऑफ। प्लेग बेसिकली एक तरीके का टीथ में कैविटी जो पाई जाती है उसी को बोलते हैं। ओके, तो उसमें क्या देखने को मिलता है, किसकी वजह से, कह रहा है कि किसकी वजह से ये बनता है। ओके,
प्लेग जो होता है किसकी वजह से होता है? ओके, तो फूड पार्टिकल हो गया, इसके अलावा सलाइवा हो गया, सलाइवा के अलावा माउथ यानी मुंह में कुछ एसिड होते हैं जो सलाइवरी ग्लैंड्स रिलीज करते हैं, वो हो गया, प्लस बैक्टीरिया, ये सब मिल के प्लेग को फॉर्म करते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी जब ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे पहला ऑप्शन तो ऐसे ही ओनली लिख दिया है कि ये उतना कुछ बैठ नहीं पा रहा। ओके, तो ऐसे सवाल में अगर आप ऑप्शन नहीं समझ पा रहे हैं तो जहाँ सबसे ज़्यादा आपको पॉइंट नज़र आए उसी ऑप्शन को आप टिक कीजिए, मोस्टली ये सही होते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये 100% सही होते हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है ऐसे सवाल में तो आप उसी ऑप्शन के साथ जाइए जहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट आपको नजर आए। तो यहाँ पे देखिए फूड पार्टिकल भी है, सलाइवा भी है, माउथ एसिड है, बैक्टीरिया है, यहाँ पे 4 पॉइंट बेसिकली दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी में फूड पार्टिकल प्लस सलाइवा प्लस माउथ एसिड, यहाँ पे 3 दे रखा है। सेम वही चीज दिया है, बस बढ़ाते चला गया है एक एक पॉइंट को। ओके, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ? बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन में यानी बनने में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली अगर देखा जाए तो ऐसे सवाल में अगर देखा जाए तो बोन और टीथ दोनों एक बेसिकली यूँ कह लीजिए कि मैक्सिमम पार्ट को कवर करते हैं। तो बोन और टीथ अगर देखा जाए, पहले हम टीथ की बात कर लें तो टीथ जो होता है स्टूडेंट वो मोस्टली कैल्शियम से मिलके बना होता है और फास्फोरस से मिलके बना होता है, प्लस कुछ मिनरल्स होते हैं, यानी यूँ कह लीजिए अदर मिनरल्स, कुछ मिनरल्स होते हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन जिस हिसाब से फ्रेम किया है उसी के थ्रू हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। टीथ की बात करें तो कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया और कुछ अलग से मिनरल यहाँ पे होते हैं जिस वजह से ये टीथ का फॉर्मेशन होता है। अगर बोन की बात किया जाए स्टूडेंट, बोन, तो बोन जो होता है इसमें भी कैल्शियम प्लस फास्फोरस, इसके अलावा सोडियम का भी होता है कुछ हेल्प, इसके अलावा कुछ और मिनरल्स होते हैं, अदर मिनरल्स। ओके, तो यहाँ पे भी आप देखिए टीथ हो गया और बोन हो गया, दोनों में आपको कैल्शियम फास्फोरस देखने को मिल रहा है, कैल्शियम एंड फास्फोरस। यहाँ पे सोडियम अलग से हो गया, तो इस ऑप्शन के थ्रू हम लोग चलते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम, पोटेशियम का मैंने जिक्र ही नहीं किया तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो सकता है। आयरन एंड कैल्शियम, कैल्शियम यहाँ पे दिया है लेकिन यहाँ पे आयरन दे दिया है तो ये ऑप्शन चला जाएगा। सोडियम एंड कैल्शियम, यहाँ पे सोडियम एंड कैल्शियम दे रखा है लेकिन मोस्टली अगर कॉमन में देखा जाए तो कॉमन में सोडियम टीथ वाले ऑप्शन में नजर नहीं आएगा, यानी टीथ के फॉर्मेशन में सोडियम का उतना योगदान नहीं है। ओके, तो ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। लेकिन चौथा ऑप्शन जो है ये दोनों कॉमन चीज जो कॉमन पॉइंट आपको नजर आ रहा है, कैल्शियम इसके साथ साथ फास्फोरस, ये दोनों ऑप्शन पॉइंट इस ऑप्शन में नजर आ रहे हैं तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप ये कह लीजिए जो बोन एंड टीथ होता है उसमें सबसे ज्यादा किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो ये कैल्शियम एंड फास्फोरस हो गया। ओके, आई होप इस पॉइंट को आप लोग समझ पाए होंगे। अगला सवाल है स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल एलिमेंट इज नॉट essential for the formation and strengthening of bones and teeth? बोन्स और टीथ में वो कौन सा न्यूट्रिशनल एलिमेंट है जिसकी जरूरत उतना नहीं होती? कैल्शियम की बिल्कुल होती है, फास्फोरस की मैंने अभी पिछले ही सवाल में बताया कि होती है, फ्लोरीन की भी होती है स्टूडेंट, लेकिन आयोडीन की नहीं होती है। आयोडीन बेसिकली यू कह लीजिए कि आयोडीन जो है वो थायराइड ग्लैंड की मतलब फंक्शन में हेल्प करता है, ये हेल्प इन फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड के फंक्शन में काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा है नॉट इन चारों में से कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन जो होता है वो दांत या बोन्स के स्ट्रेंथनिंग एंड फॉर्मेशन में उतना हेल्प नहीं करता। ओके, लेकिन कैल्शियम फास्फोरस और फ्लोरीन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयोडीन। ओके, अगला सवाल है स्टूडेंट, द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल की अगर बात किया जाए तो हमारे शरीर में स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो होता है वो जा में पाया जाता है, जा यानी जबड़ा, जहाँ पे दांत एक दूसरे को एम्बेडेड होते हैं यानी धसे होते हैं। ओके, तो जा मसल होता है बेसिकली जो वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होता है। अगर इसके नाम की बात करें स्टूडेंट तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होता है आप यूँ कह लीजिए उसका नाम है मैसेटर। मैसेटर जो होता है ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होता है ह्यूमन बॉडी में। ये कहाँ पाया जाता है? ये जा में पाया जाता है, इसी वजह से इसे जा मसल भी कहते हैं। ओके,
पहला पॉइंट ये हो गया, और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जा। ओके, इसके अलावा 2 पॉइंट और आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये तो हो गया स्ट्रांगेस्ट मसल। अब हम लोग स्मॉलेस्ट मसल की बात कर लेते हैं कि हमारे शरीर में स्मॉलेस्ट मसल कौन सी होती है। मे भी कभी एक चांस आए पूछ ले एग्जाम में, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। स्मॉलेस्ट मसल की अगर बात की जाए ह्यूमन बॉडी में, तो इसका नाम है स्टैपेडियस। तो नाम से नजर आ रहा होगा ये कहाँ पाया जाएगा, ये मिडिल ईयर में पाया जाएगा, यानी कान के भीतरी भाग में पाया जाएगा। ओके, स्टैपिस एक स्मॉलेस्ट बोन होता है, तो उसी से कुछ मिलता जुलता ये नाम है। तो ये स्मॉलेस्ट, वो तो स्मॉलेस्ट बोन था, तो ये स्मॉलेस्ट मसल है। ओके, तो स्मॉलेस्ट मसल का नाम क्या है, स्टैपेडियम। ये यस है, सॉरी, ये स्पैडियस, स्पैडेडियस हो जाएगा, ये स्टेपेडियस। ओके, ये यस है। और एक पॉइंट और है स्टूडेंट, लॉन्गेस्ट मसल। ये तो स्मॉलेस्ट हो गया, अब हम लोग लॉन्गेस्ट की बात कर ले। लॉन्गेस्ट मसल, मैं बोन की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। अगर बोन की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन या आंसर अलग होगा, यहाँ पे मैं मसल की बात कर रहा हूँ। तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम है बेसिकली सर्टोरियस मसल। सर्टोरियस मसल जो ये है, सर्टोरियस मसल, ये लॉन्गेस्ट मसल है। ये आपके थाई में पाया जाता है, ये भी पैर के ऊपरी वाले भाग में पाया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि स्मॉलेस्ट बोन जो होता है वो मिडिल ईयर में पाया जाता है, उसका नाम है स्टैपिस। और जो लॉन्गेस्ट बोन होता है वो पाया, उसका नाम है आपका फीमर, वो थाई में पाया जाता है। ठीक उसी तरीके से मसल की अगर बात करें तो लोकेशन लगभग लगभग मिलता जुलता वही है, बस नाम थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो यहाँ पे आप इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम से जो सवाल आए हुए हैं पीवाईक्यूज में, उनके बारे में। तो पहला सवाल है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टूडेंट। इन ह्यूमन बॉडी, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक्स प्लेस, यानी कह रहा है कि हमारे यानी इंसान के शरीर में, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है, पैनक्रियाज में। नहीं, ये पैनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रेट तो करता है, लेकिन ये पैनक्रियाज में उतना डाइजेस्टिव प्रोसेस नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन, नाम से नजर आ रहा होगा कि लार्ज लिखा है, तो मे भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे डाइजेस्टिव प्रोसेस होता हो, बट ऐसा नहीं है। तो लार्ज इंटेस्टाइन भी ऑप्शन में नहीं रहेगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है आपकी स्टूडेंट स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करने वाला सबसे लंबा ऑर्गन है। ओके, स्मॉल लिख तो दिया गया है, इसके बेस पे लिखा गया है क्योंकि ये थोड़ा सा कम यानी चौड़ा होता है, यानी पतला, थोड़ा सा पतला होता है ये इस वजह, लेकिन इसकी लेंथ बहुत लंबी होती है, अराउंड ये 20 फीट के आसपास ये लंबा होता है। और ये सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव जो प्रोसेस होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में, सबसे ज़्यादा इसी के अंदर होता है। ओके, स्टमक भी नहीं होगा। तो जो पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अगला सवाल है स्टूडेंट, एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में पूछ रहा है कि एंजाइम्स आर बेसिकली, एंजाइम्स आर बेसिकली अगर देखा जाए तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी सभी जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी जो प्रोटीन है वो एंजाइम नहीं होता। ओके, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा वॉइस वर्सा हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो एंजाइम्स बेसिकली क्या है स्टूडेंट, ये ना तो फैट है, ना तो शुगर है, ना तो विटामिन है, ये क्या है, ये आपके प्रोटीन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, डाइजेशन ऑफ लिपिड। ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। डाइजेशन ऑफ लिपिड की बात कर रहा है कि टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सम ऑफ द फॉलोइंग। ये 3 पॉइंट दे रखा है, बाइल एसिड, लाइपेज एंड पेप्सिन। ये पूछ रहा है कि इन तीनों में से कौन सा है, कौन कौन से हैं जो लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, डाइजेशन ऑफ लिपिड। ओके, अगर डाइजेशन ऑफ लिपिड की बात किया जाए तो इसमें जो बाइल है, बाइल थोड़ा थोड़ा सा हेल्प तो करता है। बाइल लगभग, इसमें कोई बाइल में बेसिकली आप यूँ कह लीजिए जो इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं पाया जाता, यानी नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट। बाइल में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट तो नहीं होता है, लेकिन ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में ये हेल्प करता है। इमल्सिफिकेशन
ऑफ फैट, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में थोड़ा बहुत हेल्प करता है। ओके, तो ये आपके लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करेगा। ओके, तो पहला पॉइंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है डाइजेशन में जो लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करता है वो है आपका लाइपेज। लाइपेज जो है स्टूडेंट, ये आपके आप ये कह लीजिए कि लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करता है। और लाइपेज का मुख्य काम क्या है? अगर इसके काम की बात की जाए लाइपेज की, तो ये मुख्यतः लिपिड्स को फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड में ब्रेक कर देता है। लाइपेज होता है स्टूडेंट, ये मैं कलर थोड़ा चेंज करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। लाइपेज जो है ये लिपिड्स को फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, और पेप्सिन, पेप्सिन जो तीसरे पॉइंट में दे रखा है, पेप्सिन की अगर बात की जाए स्टूडेंट, ये पेप्सिन अगर जो है, ये पेप्सिन आपका ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। प्रोटीन डाइजेस्टिव, या इसी को बोलते हैं प्रोटियोलेटिक एंजाइम। तो जो पेप्सिन है स्टूडेंट, ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, ना कि लिपिड के डाइजेशन में। तो ऑप्शन नंबर 3 जहां जहां होगा वो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 है, ऑप्शन नंबर बी में है और यहाँ पे डी में है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ये दोनों आपका गलत हो जाएगा। बचा ऑप्शन ए एंड सी। तो ए में सिर्फ एक दिया है और ऑप्शन नंबर सी में जो है वो 1 एंड 2 दिया है, यानी बाइल एसिड और लाइपेज ये दोनों लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप इस पॉइंट को आप लोग समझ पाएंगे। अगला सवाल है स्टूडेंट, इन ह्यूमन बॉडी द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, वहां पे लिपिड के डाइजेशन के बारे में पूछा था, यहाँ पे प्रोटीन के डाइजेशन के बारे में पूछ रहा है। ओके, तो कह रहा है कि ह्यूमन की बॉडी में डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बिगिंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। इन चारों ऑप्शन यानी लिवर, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक की अगर बात किया जाए, तो ये पूछ रहा है कि जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो कहाँ पे शुरू होता है। तो अगर हम लोग देखें डाइजेशन की, अगर हम लोग बात करें मुख्यतः, अगर हम लोग डाइजेशन की बात करें कि ये शुरू कहाँ होता है, तो ये बिगिंस इन माउथ। डाइजेशन जो है हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, मैं जोर देके कह रहा हूँ कि लेकिन यहाँ पे जो माउथ में डाइजेशन होता है वो बेसिकली आपका स्टार्च का होता है। ओके, जब हम लोग किसी खाना को खाते हैं उसमें सलाइवा के मिलता है, तो जो उस फूड में स्टार्च होता है उसका डाइजेशन जो है वो माउथ में स्टार्ट हो जाता है। ओके, लेकिन पूछा पे यहाँ पे जो पूछा है वो प्रोटीन्स के बारे में पूछा है। इसके अलावा जो डाइजेशन, तो मैंने बेगिंस आपको बता दिया कि कहाँ पे शुरू होता है और ये कहाँ जाके खत्म होता है। तो यानी कंप्लीट कहाँ होता है, कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो डाइजेशन जो होता है स्टूडेंट वो स्टार्ट होता है माउथ में, जहाँ की स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन डाइजेशन जो कंप्लीट होता है फाइनली वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स कहाँ बेगिंस होता है, तो स्टूडेंट ये प्रोटीन्स का जब डाइजेशन शुरू होता है वो आपके स्टमक से होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउथ से स्टार्च का होता है तो ये तो होगा नहीं, लिवर से बाइल सिक्रीट होता है ये भी नहीं होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो ये भी नहीं होगा। प्रोटीन का डाइजेशन जो है आपका वो स्टमक में स्टार्ट हो जाता है। ओके, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, एन एंजाइम विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसके अलावा एक मैंने पहले आपको बताया एक पेप्सिन होता है। पेप्सिन ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन भी, ये दोनों प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। प्रोटीन जो होता है या पेप्सिन जो होता है स्टूडेंट, ये आपका प्रोटीन को
पेप्टाइड प्लस अमीनो एसिड में ब्रेक कर देता है। ओके, ये क्या करता है स्टूडेंट, ये प्रोटीन को पेप्टाइड प्लस अमीनो एसिड में ये ब्रेक कर देता है। ट्रिप्सिन की अगर हम लोग बात करें तो ट्रिप्सिन का जो काम है ये बेसिकली ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाता है, और ये इसका काम स्टार्ट ही होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम वाले पार्ट में। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है, उसमें एक पार्ट होता है उसका नाम डियोडेनम है, वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, उसमें ये स्टार्ट होता है। लेकिन ये सिक्रीट कहाँ होता है, तो ये सिक्रीटेड फ्रॉम पैनक्रियाज। ओके, जो ट्रिप्सिन होता है ये पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है, लेकिन जो पेप्सिन होता है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक से, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक से ये सिक्रीट होता है। यानी पेप्सिन जो होता है वो आपके पेट से सिक्रीट होता है, ट्रिप्सिन जो होता है वो आपका पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है, लेकिन दोनों का काम एक ही है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम दोनों है। ओके, आई होप इस पॉइंट को आप लोग समझ पाए होंगे। तो पूछा क्या है सवाल में स्टूडेंट, एन एंजाइम विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो यूरिएज नहीं होगा, सल्फेटेज नहीं होगा, प्रोटीएज भी नहीं होगा, ट्रिप्सिन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ओके, अगला सवाल है स्टूडेंट, असर्शन और रीजन का सवाल है। ये असर्शन में कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी इज इनकैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेलुलोज। इनकैपेबल यानी हमारी शरीर जो ह्यूमन की बॉडी होती है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है। ओके, यानी सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर पाता। ओके, ये असर्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। हमारे शरीर में सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं पाए जाते। ओके, एब्सेंट होते हैं। दूसरा जो रीजन कह रहा है कि स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम डायस्टेज इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ये बिल्कुल सही बात है कि जो स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम है डायस्टेज, अगर डायस्टेज की बात किया जाए तो ये ह्यूमन सलाइवा में पाया जाता है। तो ह्यूमन सलाइवा में पाया जाता है। मैंने पिछले सवालों में मैंने आपको बताया कि जो हमारे माउथ में जो स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तो वही पूछ रहा है यहाँ पे, स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम यानी वो एंजाइम जो स्टार्च को पचाता है उसका नाम यहाँ पे दे रखा है कि डायस्टेज, वो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, मतलब करेक्ट आंसर है ये। डायस्टेज भी होता है, एक ह्यूमन सलाइवा में एक और एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है एमाइलेज, ये भी ह्यूमन सलाइवा में ही पाया जाता है। तो डायस्टेज एंड एमाइलेज ये बोथ आर फाउंड इन ह्यूमन सलाइवा। ओके, और दोनों ऑप्शन यानी असर्शन और रीजन यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप इस पॉइंट को आप लोग समझ पाएंगे। अगला सवाल है स्टूडेंट, extra glucose in human body gets converted into glycogen and stores in। यानी इसके कहने का मतलब है जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइकोजन में, हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और स्टोर कहाँ होता है, तो ये स्टोर हो जाता है स्टूडेंट, ये होता है लिवर में, स्टोर इन लिवर। यानी कहने का मतलब है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट ग्लैंड है जिसे हम लोग लिवर कहते हैं वो ग्लाइकोजन को स्टोर करने वाला ऑर्गन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें सवाल में पूछा है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन बॉडी गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर इन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिवर में, क्योंकि लिवर ही हमारे शरीर में जो ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे ग्लाइकोजन आगे चल करके स्टोर हो जाता है। ओके, अगला सवाल है स्टूडेंट, हाउ इज लिवर अफेक्टेड ऑन फास्टिंग मोर देन 10 डेज। जब कोई इंसान, सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि जब कोई इंसान अगर 10 दिन से ज़्यादा फास्ट रह ले यानी भूखा रह ले, कोई खाना पीना ना खाए वो,
तो उस दौरान उसका लिवर किस तरीके से अफेक्ट होगा। ओके, यानी इसके कहने का मतलब ये है कि जब कोई इंसान लगातार 10 दिन तक खाना नहीं खाता है तो उसके शरीर का जो लिवर है, उसका लिवर ऑर्गन जो है वो किस तरीके से अफेक्टेड होता है, किस तरीके से प्रभावित होता है। ओके, तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि लिवर में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया है ऑप्शन बी कि लिवर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिया है कि लिवर जो है उसमें जो ट्राइग्लिसराइड है वो घट जाएगा। और चौथा ऑप्शन है कि लिवर में ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ जाएगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो ऐसे कंडीशन में यानी जब कोई इंसान 10 दिन से ज़्यादा तक खाना ना खाए तो उसके लिवर में जो ग्लूकोज का लेवल है वो घट जाएगा। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये घट जाएगा। यानी ग्लूकोज का जो लीवर है, ग्लूकोज का जो लेवल है, ग्लूकोज लेवल डिक्रीज, ओके, घट जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। बाइल, बाइल के बारे में कह रहा है कि बाइल जो है वो प्रोड्यूस कहाँ होता है। तो अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो बाइल के बारे में 2 सवाल आपसे पूछ सकता है। पहला कि ये प्रोड्यूस कहाँ होता है, प्रोड्यूस इन, तो ये आंसर हो जाएगा इसका लिवर। बाइल जो है वो लिवर में प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि स्टोर इन, तो आपका हो जाएगा गॉल ब्लैडर। इसका आंसर हो जाएगा आपका गॉल ब्लैडर। अगर आपसे पूछे कि स्टोर कहाँ होता है, यहाँ पे पूछा हुआ है प्रोड्यूस, मतलब सेम बात है, तो ये आपका लिवर में हो जाएगा। लेकिन अगर यही यहाँ पे स्टोर की बात किया होता तो ये ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाता है, गॉल ब्लैडर। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो बाइल होता है, बाइल लिवर में प्रोड्यूस होता है, लेकिन गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होता है। अगला सवाल है स्टूडेंट, द स्टोन प्रेजेंट इन ह्यूमन गॉल ब्लैडर प्राइमरीली अफेक्ट द डाइजेशन ऑफ। यानी अभी मैंने आपको बताया कि जो गॉल ब्लैडर है, यहां पे बाइल जो होता है वो स्टोर होता है। ओके, तो सवाल कह रहा है कि ह्यूमन का जो गॉल ब्लैडर है उसमें अगर स्टोन मतलब प्रेजेंट हो जाए या इस स्टोन का फॉर्मेशन हो जाए तो वो इन चारों में से यानी फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड, इन चारों में से किसके डाइजेशन को प्रभावित करेगा। ओके, तो अगर देखा जाए स्टूडेंट, जो गाल स्टोन होता है, बेसिकली आप कह लीजिए स्टोन या गाल स्टोन, यहाँ गाल ब्लैडर से रिलेटेड है इसलिए गाल स्टोन कह रहे हैं हम। ये जनरली बना किस चीज का होता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल प्लस बिलीरुबिन का ये बना होता है। ओके, गाल स्टोन जो गाल ब्लैडर में पाया जाता है वो कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिन का बना होता है। जब गाल स्टोन बाइल डक्ट को ब्लॉक कर देता है, यानी बाइल डक्ट कहाँ पाया जाता है, लिवर और गाल ब्लैडर से जुड़ा हुआ एक पाइप होता है, उसी को हम लोग बाइल डक्ट कहते हैं। जब लिवर से वो बाइल प्रोड्यूस होता है तो वो बाइल डक्ट के थ्रू ही, यानी बाइल डक्ट के द्वारा ही वो गाल ब्लैडर में जाता है। अगर जो ये स्टोन अगर गाल ब्लैडर में आ जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि जब गाल स्टोन बनता है वो बाइल डक्ट को अगर ब्लॉक कर दिया तो जो लिवर से बाइल का सिक्रीशन होता है वो नहीं हो पाएगा। सिक्रीशन तो होगा लेकिन वो मतलब नीचे के पार्ट में नहीं जाएगा। सिक्रीट होता है तो वो धीरे धीरे वो डाइजेस्टिव एंजाइम में मिल करके वो अलग अलग चीज़ों का डाइजेशन करता है, तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। और अगर ये देखा जाए तो बाइल की अगर हम लोग बात करें तो बाइल आपका जो है वो फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, यानी फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अगर ये गाल ब्लैडर प्रभावित होगा यानी उसमें स्टोन आ जाएगा तो बेसिकली बाइल का सिक्रीशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, जिस वजह से जो फैट का डाइजेशन है स्टूडेंट वो आपका इफेक्टिव होगा, यानी अफेक्ट हो जाएगा, वही प्रभावित होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी फैट का डाइजेशन प्रभावित होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 फैट हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है और ये सवाल में भी देखिएगा उन्होंने 2017 के प्री में भी पूछा है और उसी साल ये मेंस में भी पूछा था। ओके,
यानी प्री और मेंस दोनों में यही सवाल आया हुआ है। तो फैट के डाइजेशन को ये प्रभावित करेगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्टेड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। ओके, ये सवाल कह रहा है कि इनमें इन चारों में से पेप्सिन, लैक्टेज, यूरिएज एंड जाइमेज जो एंजाइम है, इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, अमीनो एसिड में। तो अभी मैंने पिछले सवालों में इसका आंसर मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होगा वही प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 पेप्सिन जो है ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, तो ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक कर देगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो लैक्टेज है स्टूडेंट, ये आपका मिल्क एंजाइम है। ओके, मिल्क में पाया जाने वाला एंजाइम है। ओके, तो लैक्टेज का क्या कहते हैं कि मतलब फंक्शन, ये इसका काम क्या है, तो ये लैक्टोज नामक, जस्ट अ मिनट, ये लैक्टोज जो कि मिल्क में पाया जाने वाला शर्करा है यानी शुगर है, चीनी है। लैक्टोज को, जो लैक्टेज होता है ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेक कर देता है। लैक्टोज का क्या काम है स्टूडेंट, लैक्टेज का, बेसिकली लैक्टेज का काम है कि लैक्टोज जो शुगर होता है जो कि मिल्क में पाया जाता है उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक कर देगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है यूरिएज। यूरिएज की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो जो यूरिएज एंजाइम है ये यूरिया के हाइड्रोलिसिस में हेल्प करता है। इसका काम क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया, यानी यूरिया को ये ब्रेक कर देता है। ओके, अगर ब्रेक करता है तो बनाता क्या है, तो यूरिया के ब्रेक करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया का फॉर्मेशन कर देता है। ओके, यूरिएज जो है स्टूडेंट वो यूरिया का हाइड्रोलिसिस करता है। लैक्टेज जो है ये मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो कि लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और पेप्सिन जो है ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ओके, तो ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लास्ट इसमें ऑप्शन दिया हुआ है जाइमेज। जाइमेज की अगर बात करें स्टूडेंट, तो जाइमेज एंजाइम है, जाइमेज एंजाइम ये ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट एक तरीके का फंजाई है, ये ईस्ट में पाया जाता है और इसका ये बेसिकली शुगर का फर्मेंटेशन करता है। यानी जाइमेज जो है ये हेल्प इन फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। ओके, ये फर्मेंटेशन ऑफ शुगर में हेल्प करता है। इसके अलावा ये करता क्या है वास्तव में, तो ये जाइमेज जो है ये शुगर को, मैं कलर चेंज करके आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये शुगर को, जाइमेज एंजाइम जो है ये शुगर को इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर देता है। ओके, जाइमेज का क्या काम है स्टूडेंट, तो ये शुगर को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर दे रहा है। पेप्सिन का क्या काम है, तो पेप्सिन का काम है प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक कर दे रहा है। लैक्टेज का क्या काम है, तो ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक कर दे रहा है। यूरिएज एंजाइम की अगर बात करें तो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया करता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया का फॉर्मेशन कर देता है। आई होप ये चारों ऑप्शन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर करेक्ट क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 1 है, पेप्सिन। ओके, अगला सवाल है स्टूडेंट, अगला सवाल ये कह रहा है कि दो लिस्ट दे रखा है, एक में कुछ नाम दे रखे हैं, बी में भी कुछ नाम दे रखे हैं, उनको मैच कराना है। तो अगर देखा जाए तो लिस्ट ए में दिया है विटामिन, एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स, और इन्हीं में से किसी किसी का नाम यहाँ पे दिया है। पेप्सिन क्या है, कैरोटीन क्या है, केराटिन क्या है, टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन क्या है। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा कि एक एंजाइम था पेप्सिन, हम लोगों ने डाइजेस्टिव एंजाइम पढ़ते हुए आया तो उसमें देखा कि एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम था, क्या, पेप्सिन, पेप्सिन। तो अगर हम मैच कराने की कोशिश करें तो ये एंजाइम है वो पेप्सिन से मैच अगर मैं कराऊं, ऑप्शन नंबर ये बी को ए से मैच करा दूं, एंजाइम बी को ए से, तो आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, क्योंकि सिर्फ ऑप्शन नंबर बी और सी में ही दिया हुआ है, क्या, एंजाइम पेप्सिन। ओके, अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो जनरली हम लोगों ने सुना है कि बालों में, नाखून में हमारे केराटिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे
केराटिन जो है वो एक तरीके का प्रोटीन है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ये डी को अगर मैं 3 से मैच करा दूं तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बाकी दो और चीज है उसको भी मिला देते हैं। तो हार्मोन अगर देखा जाए स्टूडेंट तो यहाँ पे दिया है टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये मेल जेनाइटल ऑर्गन में यानी मेल हार्मोन है ये। टेस्टोस्टेरोन जो मेल जेनाइटल पार्ट का जो टेस्टिस वाला पार्ट टेस्टिस होता है, टेस्टिस से ये सिक्रीट होने वाला होता है, टेस्टोस्टेरोन इसका नाम है। ओके, और एक विटामिन दिया है जो कि कैरोटीन हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का आपका 4 हो जाएगा एंड डी का आपका 3 हो जाएगा। इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये आपका करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों को ये सीरीज जो है इससे थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा होगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके धीरे धीरे मालूम हो रहे होंगे। जिनका नॉन बैकग्राउंड है, नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड है, उनको तो काफ़ी मदद हो रही होगी। जिनको बायोलॉजी आती है उनके लिए एक रिवीजन के रूप में ये काम करेगा। ओके, तो इसी सीरीज़ को प्लीज़ आप लोग देखिए और अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर मतलब दीजिएगा। जो मुझे इम्प्रूव करना होगा आप लोग उसको सजेस्ट कीजिएगा कि इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ओके, कल नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं स्टूडेंट, और तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।